11 का तीसरा। जांच करें कि कोई प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर किस पर पावर 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करें कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या n belongs to natural number के लिए संख्या 21 पर पावर n अंक 0 पर हो सकती है। जैसे हम कहते हैं पहले 21 पर पावर 1, 21 n का मतलब है कि नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। 21 पर पावर 2 441, 21 का वर्गमूल, ठीक है। 21 पे पावर 3, 21 गुना 21 गुना 21 करोगे 441 गुना 21 करो, कितना हुआ? 21 कम 21 हाथ में रह गया, कितना जी? 2, 21 4 84 2 86 9261 आता है। हर हाल में देख रहे हो कुछ 21 पर पावर कुछ भी करते चल जाओगे, आखिरी अंक कितना आता है? 1 आता है। वो कहता है आखिरी अंक 0 हो सकता है, संभव है? नहीं। लेकिन ये क्या है? प्रैक्टिकल है। ये जो है प्रैक्टिकल है। हम ऐसा क्या किए? अनुमान लगाएं, ठीक है। वो जैसा बोल रहा है 21 पर पावर n, तो n के जगह पर क्या है? प्राकृत संख्या लेना है ना, लिखा हुआ यहाँ से देखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 21 पर पावर 1 तो 1, 21 पर पावर 2 तो 441, 21 पर पावर 3 तो 9261, 21 पर पावर 4 भी करेंगे, 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 चार बार, तो कुछ हो अभी, लेकिन आखिरी अंक 1 रहेगा। मतलब 21 पर पावर आप 10,000 का ही नहीं कर दीजिएगा, 21 को 10,000 बार गुना करिए, फिर भी आखिरी अंक कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन ये बोल रहा है आखिरी अंक 0 पर समाप्त होगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको बनाते हैं, तो दिया हुआ है 21 पर पावर n, इसको तोड़ेंगे हम तो 7 या 21 पर पावर n होगा, ठीक है ना। अब लिख देंगे, हम जानते हैं कि आखिरी अंक शून्य होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है, जो कि यहाँ नहीं है, अतः यह कभी शून्य के अंत में शून्य पे समाप्त नहीं होगा। बस लिखा दिया, ठीक ना। हम जानते हैं कि अंतिम अंक शून्य होने के लिए 2 और 5 का गुणनखंड होना आवश्यक है, जो कि यहाँ नहीं है। अतः 21 पर पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं होगा, और बोलो कोई समस्या? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। 12 को बताने से पहले हम एक थ्योरी बताए थे, ध्यान करो। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, उसका स्टेटमेंट क्या है? एक बार जरा रिपीट करो। सबका ऑप्शन ले लेकर के बारी बारी जैसे 600 है ना।
600 प्रिंसिपल गुने रेट गुने 5% टाइम 400 तो 600 और 120 720 होता है, 900 नहीं होता है। ऐसे 750 पे रख के चेक करो, 700 पे 800 पे 750 सबको आ जाएगा। समझ रहे हो ना? एसआई निकाल रहे हैं, एसआई के लिए P × R × T लगता है 2200। तो यहाँ ये प्रिंसिपल है, चारों में से कौन सा प्रिंसिपल होगा ताकि 900 हो जाए अमाउंट। ठीक है, तो वैसे चार ऑप्शन पर रख करके चेक करेंगे। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, साफ करें पूरा। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, व्याख्या करे कि हमें क्वेश्चन साइड से लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। हम देख चुके हैं, काहे अब घबरा रहे हैं। व्याख्या करें कि 7 × 11 × 13 + 13 जो है एक भाज्य संख्या, उसको सुधार लेना, 13 ही होगा। फिर गलती दिया हुआ है, फिर फंसोगे वैसे करके। बोर्ड की तरफ देखते रहो। इसको हल करने का 2 तरीका है। ठीक है, पहला तरीका क्या होगा, एकदम बच्चा वाला। 7 × 11 × 13 + 13 है, इसको हम हल कर सकते हैं ना। गुना करो, जैसे 1177 × 13 + 13। बोर्ड मास वाला रूल लग रहा है, सबसे पहले गुना की क्रिया होता है ना। 13 × 7 = 91, हाथ में रहा 9 रह गया, और 13 × 7 = 91, 9 100, 1001। इसमें 13 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया, 1014। इसको जब हम हल किए तो क्या है, 1014। यह 2 3 6 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह अभाज्य संख्या है। अतः यह क्या है, देखो जब हम इसको हल कर दिए तो हल करके आ गया कितना, 1014। हल कैसे करते हैं, पहले मैंने 7 × 11 × 13 + 13 है, तो तीनों के गुना किए तो 1001 आया, उसमें 13 जोड़ दिए तो 1014। 1014 जो है 2 से भी लगेगा भागा, क्योंकि आखिरी अंक देखो क्या है, 4 है। ठीक ना, और ये 3 से भी लग जाएगा, देखोगे लगाओगे लगेगा 3 से भागा। जब 2 से 3 से लग रहा है मतलब 6 से भी लगेगा, क्योंकि 6 का गुणनफल तो 2 और 3 होता है। और ऐसे भी जान लो कि जो 2 से लग गया 3 से लग गया मतलब वो 6 से लगेगा, ये एकदम कंफर्म है। तो इसमें 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या न है। जिसमें 1 से और स्वयं से भागा लगता है वही ना भाज्य है। तो ये क्या कह रहा है कि हमको व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करना है कि भाज्य संख्या है। तो पहला तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका और करते, पहले इसको नोट करिए। अब हम दूसरा तरीका को अपनाते हैं। कौन करते रहता है? दूसरा तरीका 7 × 11 × 13 + 13, यही है। नीचे साफ करें। जहां से प्लस और माइनस रहता है वहां से पदों की गिनती होती है। इसमें कुल 2 पद हैं, यहाँ पर है ना प्लस, एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है। दोनों पद में 13 कॉमन है, देख लो, है ना। 13 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से बचा क्या, 7 × 11 खाली बचा, और यहाँ से 13 निकल गया तो कुछ नहीं, तो क्या बचा, 1। ध्यान में है ना कैसे कॉमन लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 13 × 78, 11 × 7 = 77 और 78। 13 × 78 को हम तोड़ देते हैं, तो 13 दूनी 26 दिया 78। इस सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 × 13 × 2 × 3, टोटल के टोटल अभाज्य संख्या। अब लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान करो, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही न है
कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर ये कोई भाज्य संख्या होगा तब ना इसको 13 गुना 13 गुना 2 गुना 3 के रूप में लिखा गया है। ठीक है, लिखेंगे यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। दोनों तरीका में से जो उचित लगे उसी से हल करना है। एक तरीका में क्या करना है, उसको हल करके आंसर निकाल देना है। आंसर निकल जाएगा तो अपने तुमको पता चलेगा कि 5 से लग रहा है कि 7 से लग रहा है, तो उसे दिखा दो कि 5 से 7 से विभाजित हो रहा था, ये भाज्य संख्या है। और दूसरा तरीका क्या है, ऐसे करके 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 था, तो दोनों में 13 कॉमन था, तो 13 निकाल दिए, तो क्या बचा, पहला पद से 7 गुना 11 और दूसरा पद से कुछ नहीं, क्या बचा 1। ब्रैकेट के अंदर सबको बोर्ड मास पढ़े हो ना, बोर्ड मास में क्या किया जाता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करो तो 11 से तो 77 और 78। 13 को तो हम तोड़ ना सकते हैं, 78 को कैसे तोड़ेंगे, 13 दूनी 26 दिया 78, नहीं पता चले तो वो वाला ऐसे करके क्यों करते हैं, तो वैसे करके तोड़ करके सबको लिख दो, पता चल जाएगा कि सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसे प्रकट किया जाता है, भाज्य संख्या, इसीलिए भाज्य संख्या है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको हल ही हम कर देते हैं। 7 छक 42, 42 पचे 210, 210 चौके 840, 840 दिया 840 क्या वही होगा 2520, 2520 दूना 5040 5 5045, इसको हल किए तो 5045 हुआ। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, इधर से चलते हैं। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120, 120 छकम 720 और 720 सते, 720 सते, 1 जीरो हाथ में, 214 हाथ से 1, 7 सते 49 से 50, सही है। 5040 और 5 5045, ठीक है। यह 5 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से नहीं लिखेगा भागा, लिख दो यह 5 से पूर्णतः विभाजित है। एक को पता चले ना, लिख दो यह 5 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। और दर्शाएं कि यहाँ ऐसे दर्शाएं कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 भाज्य संख्या है। दर्शाएं कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। दर्शाएं कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55 एक भाज्य संख्या है। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 55, इसको हल करो कितना आता है, 7 पचे 35, 35 को गुना करो 11 से, पूरा हल करो कितना आता है, हल करके ये तो 385 हो जाएगा, और 385 में फिर 13 से,
48 गुना 35, 35 से 105 10, 35 चौके 140, 10 150, 15, 35 से कम 35, 15 5005 आएगा गुना करके, और उसमें 55 जोड़ दो, 5060। हल करके आएगा पूरा ही 5060। यह 5 से पूर्णतः विभाजित है, यह 5 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह क्या है? अतः यह भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? अब दूसरा तरीका से अब आते हैं। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 है। कुछ कॉमन है? नहीं है, कॉमन बनाना होगा। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 को क्या हम 11 में से 55 लिख सकते हैं? अब देखो 11 गुना 5 जो है, 11 गुना 5 जो है, अब निकल जाएगा। तो 11 गुना 5 को हम बाहर निकाल देते, तो यहाँ से क्या बचा जी? 7 गुना 13, और यहाँ से क्या बचा? 1। तो 11 गुना 5 गुना 92 ही होगा। 13 7 91 और 1 92। तो 11 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 13, 13 दूनी 26, नहीं 13 नहीं 23, 23 दूनी 46 दूनी 92, 11 5 55, 11 5 और 92 को तोड़े तो 2 गुना 23। यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो यह भाज्य संख्या है। ठीक ना? यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह, बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक ना? वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि शब्द पर आधारित समस्याएं। रुक जाओ, क्वेश्चन उतारते हैं। एक प्रश्न है, सोनिया को एक मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। 12 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों एक ही समय
एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद दोनों मिलेंगे? ठीक है, एक सोनिया है जो कि किसी फील्ड के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट का समय लग जाता है, और रवि को उसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों एक ही समय एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करें तो कितना समय लगेगा? इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि हम सीधा एलसीएम निकाल देंगे। लेकिन समझो कैसे। मान लिया जाए यह ग्राउंड है, ठीक है, और यहां से दोनों के चलने का समय है, ठीक है। तो सोनिया अगर चलना शुरू करेगी तो पूरा एक चक्कर जब चलेगी तो इसको कितना लग जाएगा? 18 मिनट। एक चक्कर चलने में इसको लग गया 18 मिनट, ठीक है। अगर यह एक और चक्कर चलती है तो फिर 18 मिनट, 18 कई मिनट हो गया? यानी कि 2 मिनट जब ये पूरा कर लेगा, जब ये 2 चक्कर पूरा एकदम कंप्लीट कर लेगा तो इसको 36 मिनट का समय लगेगा। और रवि अगर अपना चाल से दौड़ रहा हो, चूंकि रवि अगर एक चक्कर लगाने में कुल 12 मिनट का समय लेता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका चाल सोनिया की अपेक्षा तेज होगा। जो एगो 18 मिनट ले रहा है और एक 12 मिनट ले रहा है, तो जिसका समय कम लग रहा है यानी उसका चाल ज्यादा है, तब न उसका मैंने समय कम लग रहा है। रवि अपने चाल से दौड़ना शुरू करता है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? 12 मिनट। एक चक्कर और लगाएगा तो कितना लगेगा? एक चक्कर और लगाता है 12 मिनट। यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद दोनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। उस दौरान सोनिया 2 चक्कर कंप्लीट करके रुकी रहेगी और रवि 3 चक्कर कंप्लीट करके रुकल रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 36 मिनट होगा। और लेकिन इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सीधा तरीका है कि दोनों का या तीनों का या चारों का, जय भी आदमी रहे, जिसका समय दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम निकाल देना। इस पर बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं एलसीएम के ऊपर, कि एक विद्यालय में 4 घंटी है जो इतना समय के अंतराल पर बजती है। चारों एक समय इतना बजे बजी है तो अगला बार कितना बजे बजेगी, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगा, यहाँ पर भी एनसीईआरटी की किताब में भी जगह जगह पे तुमको क्वेश्चन मिलेगा। तो कुछ प्रश्नों में एचसीएफ निकालने होंगे, कुछ प्रश्नों में एलसीएम निकालने होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से समझो, समझने के ऊपर बढ़िया से फोकस करो। कारण क्या है ना, यही चीज के लिए अगर तुम दूसरे स्थान पे जाओगे ना तो सब बुतरू खुशी से भी नाचे लगता होता है। क्या है देखो, हम बताते हैं कि टीचर बोलते हैं कि ए नितिन क्वेश्चन है, हाँ सर, पहला में एलसीएम, दूसरा में दोनों में एचसीएफ निकाल दो, बन जाएगा। हाँ सर, उसको लगता है इतना आसान है एलसीएम एचसीएफ निकालना, लेकिन क्यों, कैसे, ठीक है। अगर सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है तो उसी हिसाब से 2 चक्कर लगाएगी तब ना इसका 36 मिनट पूरा होगा, और उतना ही 36 मिनट में ही 3 चक्कर पूरा करेगा। बीच में तो कहीं पर ही मिल नहीं सकता है। जब भी मिलेगा जहां पर क्या लिखा हुआ है कि जहां से ही खुला है वहीं पर वापस कब मिलेगा। तो जब पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया था ना, तो जब उस दौरान सोनिया का 2 चक्कर पूरा होकर के रुकी रहेगी और रवि अपना 3 चक्कर पूरा करके यहाँ पे रुकल रहेगा, तब दोनों का मिलन होगा और दोनों 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्नों में हमेशा एलसीएम निकाल देना है समय का, दिए हुए समय का, ठीक है। ये रफ तरीका था। इसके लिए करेंगे क्या, 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 से 2 छक 12, 2 9 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, एलसीएम हो गया 18, 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। उस दौरान रवि 2 चक्कर लगा करके रुका रहेगा, 3 चक्कर, और सोनिया 2 चक्कर, बस हो गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इसमें 10 नंबर में दिया हुआ है, हम लेते हैं इसको।
129 बटा क्या गलत गलत कर रहा है, 129 बटा 2 पर पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 गुने 7 पे पावर 5 इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 2 पर पावर 2 के माने 2 गुना में 2 बार, 5 पर पावर 7 के मतलब 5 गुना में 7 बार। लेकिन ये कहे ले गया है, इसको तो कोई बुलेबो नहीं किया। 7 पे पावर 5 7 गुना में 5 बार, 2 5 के अलावा कुछ आ गया वो अशांत होगा। क्वेश्चन बिहार बोर्ड ऐसे करके पूछता है, तुमको लगेगा कि सर तो बोले थे कि कोई संख्या रहेगा जिसका गुणनखंड कर देना है, अशांत होने के 3 उपाय, केवल 2, केवल 5 या 2 5 मिला के, ठीक ना। लेकिन अगर तोड़ करके दे दिया जाए ये और आसान है, उसमें तो तोड़े की भी जरूरत है, देखेंगे कि तोड़ेंगे पहले, यही तो मतलब बना बनाया हुआ है, खाली देखना है। 2 पर पावर 2 का मतलब 2 गुना में 2 बार, 5 पर पावर 7 यानी 5 गुना में 7 बार, और 7 पे पावर 5 का मतलब 7 गुना में 5 बार। तो ई कहे ले गया है, ठीक है, इस वजह से ये आसान हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देखोगे 8 में 6 बटा 15, 6 बटा 15 सब आदमी के लगेगा कि आसान होगा, बोलो कैसे। 6 बटा 15 को हम लिखेंगे 3 5 15, लेकिन हमको पता है कि हम भिन्न को छोटा कर सकते हैं ना, काट छाट कर सकते हैं ना। ये कटेगा 3 दूनी मोटा मोटी 2 बटा 5 बचेगा, तो हर में 5 आ गया, इसीलिए ये शांत है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 3-4 बार रिपीट हो करके पूछा है। 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार क्या है, तो शांत होता है, क्योंकि 6 बटा 15 है, हम भले 15 को तोड़ दें, 3 5 15 कर दें, और देखते साथ लगे कि तो 3 5 है, होना चाहिए 2 5 या खाली 5 या खाली 2 होना चाहिए, लेकिन 3 5 है, मतलब ये जो है अशांत है। नहीं, 3 से कटेगा 6, 3 दूनी 6, तो ये बचेगा क्या 2 बटा 5। अंत में जो से काट सकते हो, 6 बटा 15 है ना जी, 3 दूनी 6, 3 5 2 बटा 5 आ गया, फिर से शांत है। तो दोनों में से किसी तरीका से देखे से चल सकते हो। तो पहला इस तरीके से बनेगा। दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत हैं उनके दशमलव प्रसार लिखें। जो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। आज एक आखिरी चीज बता देते हैं कि दशमलव प्रसार अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम 2-3 चीजों का सहारा ले सकते हैं। एक तो भाग देने का है, और दूसरा एक और तरीका हम अभी चर्चा करते हैं जिसमें बिना भाग दिए हुए भी संख्या का दशमलव प्रसार हम निकाल सकते हैं। चलो एक वाला हो जाएगा ऐसे करके। जैसे कि 17 बटा 8 हम उठाते हैं, ठीक है। 17 बटा 8 गौर करोगे, 17 बटा 8 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी, खाली 2 है, मतलब क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम निकालते हैं दशमलव प्रसार। तो एक तरीका तो है 17 बटा 8 के लिए 8 से 17 में भागा दे देना, 8 दूनी पॉइंट लेंगे, यहाँ क्या आएगा 8 एकम 10 में से 8 गया 2 0, 8 दूनी 10 में से 6 गया 4 0, 8 5 40। ये आ गया कितना 2.125। अगला तरीका के ऊपर बात करते हैं। 17 बटा 8 है, 8 को हम लिखें थे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या करना है कि नीचे 2 और 5 की संख्या को बराबर कर देना है। 2 और 5 की संख्या को बराबर कर देना है। तो नीचे कै गो 2 है, 3 को 5 ले लेंगे अपने मन से, ठीक है। अगर नीचे 3 को 5 लिया, जितना से नीचे घटाएंगे बढ़ाएंगे उतना ऊपर हूं करे पड़ेगा, ऊपरे भी 3 को 5। अब सबके गुना कर दो, 5 5 25 5 125, 125 में 17 से गुना करोगे ना तो 2125 आएगा, 2125। और नीचे सबको गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 5 200, 200 5 1000। जब भी आएगा नहीं नीचे तो 100 1000 2000 3000, मैंने 100 गलती बोलते हैं, 100 1000 10,000, मतलब एक और उसके बाद जैसे जीरो रहता है ना ऐसा वाला। अब देखो 10,000 में कै जीरो है, 0.3 अंक के बाद 2 1 2 5, 1 2 3 के बाद दशमलव। देखो आंसर दोनों मैच कर गया कि नहीं। तो दूसरा तरीका है, ऐसे करके भी हम लोग दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। जैसे फिर से 11 बटा 20 है, इसका दशमलव प्रसार हमको चाहिए, तो 11 को रहने दो, 20 को तोड़ो, 2 दूनी 4 5, नीचे 2 5 बराबर कर देना है। तो 2 2 वो है, 5 क्या गो है, एक और ले लेंगे,
मार्केट से एक उठा लेंगे तो हम कै को बढ़ाए हैं, ऊपर भी एक ही को बढ़ाना है। जितना नीचे नीचे हर हाल में क्या करना है ना, 2 और 5 की संख्या को बराबर करना है। नीचे 2 और 5 की संख्या को बराबर करना है, और जो भी घटाएंगे बढ़ाएंगे उसको ऊपर भी करना है। बाकी हल कर दो। 11 बचे और नीचे 2 2 4 बचे 20 बचे 100 में क्या जीरो है, 0.2 के बाद 0.55। मेरे विचार सब समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है ना कि जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसी को हल करना है। और हाँ, ध्यान में रखोगे इस विधि से उसी का दशमलव प्रसार ज्ञात किया जा सकता है जिसका शांत है, सबके नहीं। क्योंकि हम 2 5 को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो 2 5 किस में मिलेगा, शांत होगा तभी है ना, अगला बाकी तो कोई दूसरा उपाय है नहीं, ठीक है। तो इस विधि से दशमलव प्रसार उसी का निकलेगा जो शांत है। और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिसके विस्तार शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है, सबका नहीं लिखना है। जो अशांत है उसको छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखोगे कि कुछ दशमलव प्रसार दिए हुए हैं, इसको देख करके बताना है कि परिमेय संख्या का है कि अपरिमेय संख्या का है। ध्यान दो, पहला 7.2354 है, परिमेय संख्या का होगा क्योंकि शांत है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह के होता है ना, शांत या तो अशांत। दूसरा 5.234 उस पर रैपरिंग लगे ले, ये अशांत है फिर भी परिमेय संख्या कहीं ना है, परिमेय संख्या उसके सामने लिखते जाना है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा परिमेय संख्या। चौथा परिमेय संख्या। पांचवा न शांत है न अशांत है। देखो 0.120, 1 2 2 गो 0, 1 2 3 गो 0, 1 2 4 गो 0, जैसे तैसे बढ़ रहा है तो ये अपरिमेय संख्या है। मतलब इसके सामने लिखना है कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या। तो एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करके लेकर के आना, ठीक है। इसको जो छोड़ते हैं।